ई लर्निंग विद दुर्गेश में आपका स्वागत है। मैं गरिमा उपाध्याय आज एक बार फिर आपके सामने एक नए विषय के साथ आई हूँ। हमारा जो आज का टॉपिक है जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे सागरी जल। जैसा कि आप लोग लिखा हुआ देख सकते हैं, तो जिस क्रम में हम लोग चल रहे थे कि जो इरोजनल लैंडफॉर्म होते हैं, लैंडफॉर्म बेसिकली जो बनते हैं उसके बारे में हम लोग का अध्ययन का मूल विषय है। तो उसी क्रम में हम लोग पहले सागरी जल के बारे में जानेंगे कि उसमें जो वेव्स होती हैं उसमें जब वो टूटता है या फिर जब वो किनारे की तरफ आता है तो क्या क्या उसको नाम दिया गया है, क्या क्या उसमें मूवमेंट होते हैं, तो उसको जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि सागरी तरंगों द्वारा द्वारा या जो वेव्स आती हैं, आप जैसे अगर सागर को देखते होंगे कि हर जो है 3 मिनट 4 मिनट या 5 मिनट बाद लहरें बैक टू बैक आती जाती हैं। तो जो लहरें आती हैं उनमें ऊर्जा भी ज्यादा होती है, तो वो आसपास के चट्टानों का कटाव करती हैं। तो उसी क्रम में जो लैंड फॉर्म बनते हैं, जो इरोजनल लैंड फॉर्म बनते हैं और जो डिपोजिशनल लैंड फॉर्म बनते हैं, उसी को हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सागरी जल जो होता है उसमें जो मूल चीजें हैं उसको जान लेते हैं। सी वाटर, सागरी जल। पहला है टूटी हुई जल की तरंग को सर्फ ब्रेकर या श्वास कहते हैं। ठीक है, टूटी हुई जैसे कि कोई तरंग ऐसे आ रही है इस तरह से, तो ये जब टूट के बिखर जाती है, इस तरह से जब ये बिखर जाती है, तो इसको क्या कहते हैं, सर्फ या ब्रेकर या श्वास कहते हैं। तो ये पहली चीज होगी कि जब कोई भी जो तरंग आती है, जो वेव्स आती है, जब वो टूट कर बिखर जाती है तो उसको सर्फ कहते हैं। जो बिखरा हुआ जल होता है उसको सर्फ ब्रेकर या श्वास कहते हैं। दूसरा है तट से टकराकर जल पीछे की ओर लौटता है। ठीक है, आपने देखा होगा नॉर्मली कि जब आपकी वेव्स जो होती है, सागरी तरंगे जो होती हैं, जब तट से टकराती हैं तो वो पीछे की तरफ जाती हैं। तो उसमें होता क्या है, परंतु यह जल तट की ओर जाने वाली तरंग के नीचे से होकर पीछे लौटता है, इसे अधः प्रवाह कहते हैं। मतलब कि जो आपकी तरंगे आती हैं, जो वेव्स आती हैं, वो टकराती हैं किनारे से। टकराने के बाद कुछ तो समानांतर किनारे के चलती हैं और कुछ जो होता है उसी वेव्स के नीचे की तरफ से सागर की तरफ पुनः लौट जाती हैं, दोबारा फिर सागर की तरफ लौट जाती हैं। तो वो जो लौटती हुई तरंगे होती है वो क्या कहलाती हैं, अधः प्रवाह। उसके बाद है आपका तट से जिस दूरी पर समान ऊंचाई वाली तरंगों के श्रृंग, मतलब ये ऊपरी हिस्सा हो गया, शीर्ष वाला जो हिस्सा हो गया। जैसे आपकी वेव्स जो होती हैं जब वो चलती हैं तो आपने देखा होगा इस तरह से होती हैं, लहरें जब चलती हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये जो ऊपरी हिस्सा हो गया ये श्रृंग कहलाता है, यानी शीर्ष वाला जो हिस्सा हो गया उसको ये कह रहे हैं। ऊंचाई वाली तरंगों के श्रृंग टूटते हैं तथा सर्प के रूप में बदलते हैं। अभी मैंने बताया कि जब ये यहाँ तक आएगा और जब ये टूटेगा, जब ये बिखर जाएगा, जल पूरा बिखर जाएगा, तो ये सर्प कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उस दूरी से यदि तट के समानांतर रेखा खींची जाए तो उसे प्रतोड़न रेखा कहते हैं। तो देखिए इसके कहने का मतलब ये है कि जैसे कि आप मान लीजिए ये वेव्स है, ये आपकी लहरें हैं, इस तरह से आ रही हैं और यहाँ पे ये टूट रही है। ठीक है, यहाँ पे टूट के ये बिखर गई, तो ये तो सर्फ हो गया। और ये टूटी कहाँ, यहाँ टूटी, यहाँ से ये इसका ऊपर जो हिस्सा है, ये ऊपर वाला हिस्सा है, यहाँ पे ये टूट के बिखर गई। तो ये कह रहा है कि मान लीजिए इसका किनारा
यहाँ पे है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो रेखा खींची जाएगी ये क्या हो गई आपकी, ये वाली रेखा। कौन सी, ये वाली ततोड़न रेखा इसको बोलते हैं। मतलब जहां पे लहरें टूटती हैं वहां से अगर समानांतर रेखा किनारे तक खींची जाए तो वो हो गई आपकी ततोड़न रेखा। तो ये कुछ बेसिक चीजें हो गई लहरों के बारे में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, ये है आपकी जो अभी मैं बता रही थी प्रतोड़न रेखा, मतलब जिसको बोलते हैं। अब ये जो वेव्स है ये यहाँ से इधर से आई और यहाँ पे ये टूट गई, तो यहाँ इसके और इसके बीच जो लाइन खींची जाएगी यही हो गई आपकी प्रतोड़न रेखा। ये वेव्स इस तरह से, ये इतनी बड़ी जो है जल्दी देखने को नहीं मिलती है, हालांकि छोटी छोटी लहरें आती हैं, लेकिन कभी कभी इस तरह की वेव्स भी आपको देखने को मिल जाएंगी सागर में, और तब देखने को मिलेंगे जबकि ज्वार आते हैं, तब देखने को ज्यादातर मिलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब है सागरी किनारा। ये जो किनारे होते हैं इसको भी कई भागों में बांटते हैं। इसको देखते हैं, फिगर के माध्यम से हम आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, आप चाहे तो लिख सकते हैं इसको। ये कोस्टल एरिया हो गया, ये पूरा आपको पता है, ये जो उठा हुआ पूरा भाग है। ये है पृष्ठ किनारा, बैक शोर। मतलब कि ये जो वो किनारा होता है, जैसे आप कह सकते हैं कि जब सागरी जल लहरों के आने के समय या ज्वार के आने के समय जब सागरी जल जो है बीच पर या बीच के आगे वाले भाग पर चला जाता है तो वो जो किनारा होता है वो पृष्ठ किनारा होता है। यानी कि सदैव वहां पे जल नहीं रहता है, समय समय पर आता रहता है, या ज्वार के समय वो जो क्षेत्र है वो भर जाता है। इसके बाद है ये वाला किनारा, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमेशा जल रहता है, लेकिन ये सबसे आगे वाला किनारा है, इसको अग्रिम किनारा कहते हैं। और जो मध्य वाला सागर के मध्य का एरिया है मुख्य रूप से जो है उसको आपका सुदूर किनारा ऑफशोर कहते हैं। तो ये इसको जो है मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है, तीन किनारों में बांटा गया है। पहला है पृष्ठ किनारा, जहां पे हमेशा जल नहीं होते हैं उपस्थित, समय समय पे या जब ज्वार आते हैं तब यहाँ तक जल आपका आ जाता है, ये क्षेत्र पूरा डूब जाता है। और यहाँ पे हमेशा जल रहता है, लेकिन ये सबसे आगे वाला हिस्सा है, यहाँ पे गहराई ज्यादा नहीं होती है, ये है अग्रिम किनारा। और ये है सुदूर किनारा, ये मतलब मेन जो सागर का क्षेत्र है वो है, यहाँ पे गहराई भी ज्यादा होती है, जल की मात्रा भी ज्यादा होती है। तो ये हो गया आपका सागरी किनारा। चलिए आगे देख लेते हैं। अब इसके बाद हम लोग लैंडफॉर्म के बारे में जानेंगे। पहला है, इसको देख लेते हैं, सागरी जल के अपरदन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। तो अभी हम लोग सागर के बारे में जाने, उसमें जो वेव्स आती हैं उसके बारे में जाने। अब उन वेव्स के यानी उन तरंगों की वजह से जो चट्टानों का कटाव होता है और उससे जो आपके लैंडफॉर्म बनते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो अपरदन के द्वारा जो आपके लैंडफॉर्म बनते हैं, बेसिकली इरोजनल लैंडफॉर्म, उसके बारे में सबसे पहले जानेंगे। और ऐसे भी अगर आप खुद से पढ़ना चाहें तो आपको कहीं भी आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको इरोजनल लैंडफॉर्म ही मिलेंगे, क्योंकि सबसे पहले कोई भी हवा हो, नदी हो, सागर हो या फिर हिम नदी हो, ग्लेशियर हो, सबसे पहले वो कटाव ही करता है, उसके बाद उसको मलबा उसका इकट्ठा होता है, फिर वो उसको डिपॉजिट करता है। तो सबसे पहले आपका इरोजनल लैंडफॉर्म होता है। चलिए इसको देख लेते हैं। सबसे पहला जो लैंडफॉर्म बनता है वो है तटीय क्लिफ, कोस्टल क्लिफ। इसमें क्या होता है कि जो तरंगे होती हैं वो हमेशा कटाव लगातार आती रहती है और कटाव करके मिट्टियों का
यानी चट्टानों को अपने साथ उसका जो चूर्ण होता है उसको सागर में लेके चली जाती हैं और इसकी वजह से एक खड़ा ढाल जैसा किनारा बन जाता है। तो उसमें दो तरह से होते हैं, जैसे कि एक तो हो गया आपका बीच, जहाँ पे कि थोड़ा सा आगे का हिस्सा जहाँ बालू बिखरा होता है उस तरह से हो गया, और उसके बाद जो है खड़ा ढाल आपको मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि जहाँ पे आपके लाइम स्टोन ज्यादा हो, यानी कि यूरोपीय क्षेत्रों में जैसे बाल्टिक सी हो गया और भी उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां पे आपको लाइम स्टोन की चट्टानें मिलती हैं। तो वहां आपको पहले बीच नहीं मिलेगा, सीधे आपको खड़ी ढाल वाली चट्टानें मिलेंगी या खड़े ढाल वाले आपके पहाड़ देखने को मिलेंगे। इसको देख लेते हैं। उसको आप जो है क्या कहते हैं, क्लिफ बोलते हैं। सागर तरंगों द्वारा अपरदन से जब कोई सागर तट एकदम सीधा खड़ा होता है तो वो क्या होता है, क्लिफ कहलाता है। और ये होता कैसा है अभी आपको हम बता देते हैं। आप इसमें देख सकते हैं, देखिए कटाव के द्वारा, सागरी तरंगों के कटाव के द्वारा इस तरह से आपका ये खड़ा ढाल एकदम चट्टाने एकदम खड़ी हैं इस तरह से, ठीक है। ये कटाव करते आने वाले समय में हो सकता है ये भी न रहे, ये जो दिख रहा है आपको, तो ये हमेशा जो है ये होता रहता है इस तरह से, इसको बोलते हैं क्लिप। और एक और भी होता है जिसपे कि आपको बीचेस नहीं मिलेंगे, बीच नहीं देख, जैसे इस तरह ये आपके लाइम स्टोन की चट्टाने हैं, यहाँ पे आप व्हाइट पॉइंट देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको कोस्टल एरिया नहीं देखने को मिलेगा, केवल खड़ी चट्टाने आपको देखने को मिलेंगी, आप ये देख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका क्लिफ। तो इस तरह से होता है, दो तरह से आपको देखने को मिल सकता है। ये इंडिया में भी कई जगह है। कोलम बीच पे जब आप जाएंगे तो वहां पे इस तरह की खड़ी ढाल वाली यानी कि खड़ी चट्टानें आपको देखने को मिलेंगी, और ज्यादातर सागरी तटों पे क्लिफ जो है देखने को मिलते हैं। अगला है आपका तटीय कंदरा एवं मेहराब, कोस्टल कोव, ठीक है, आर्क। इसमें क्या होता है, अब जैसे वो कंदरा या गुफा के बारे में, जो केव होता है वो तो जानते ही आप किस तरह से। तो सागर के किनारे जो गुफाएं बनती हैं, जो कंदराएं बनती हैं, वो बनती कैसे हैं कि कटाव करते करते जो है एकदम होल की तरह चट्टानों के भीतर जो है जल प्रवेश कर जाता है, कटाव करते करते होल की तरह वो गुफा जैसा बन जाता है, यानी कि उसकी छतें जो है वो सेफ होती हैं, सुरक्षित होती हैं। बाकी जो नीचे का हिस्सा है उनका कटाव हो जाता है, उसमें जल भर जाता है, तो वो जो है कंदरा का यानी गुफा का या केव का रूप ले लेता है। तो चलिए देखते हैं, सागरी तरंगे कमजोर चट्टानों पर विशिष्ट अपरदन द्वारा तटीय कंदरा का विशिष्ट अपरदन से यहाँ पे अनुमान मतलब आप ये लगा सकते हैं अर्थ कि बार बार जो है जब कोई भी चट्टान होती है वहां पे लहरें जब आती हैं तो बार बार जब उस पे अटैक करेंगी तो वो हमेशा जो है जब बार बार उस पे ऊर्जा ज्यादा पड़ेगी या जोर ज्यादा पड़ेगा तो उनका कटाव हो जाता है, तो उस वजह से आपकी गुफा बनती है या कंदराएं बनती हैं। चलिए आगे देखते हैं, आर्क क्या होता है, मेहराब। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई चट्टान है, सॉरी मान लीजिए जैसे कोई भी चट्टान है और जो लहरें हैं इधर से भी आ रही हैं, इधर से भी कटाव कर रही हैं और इधर से भी कटाव कर रही हैं, तो इसमें जो है करते करते ये दोनों जो है इसको काट डालेंगी, मतलब इसका कटाव कर देंगी, तो ऊपर इस तरह से ऐसे ये छत जैसा ऊपर रहेगा, इसको क्या बोलते हैं, मेहराब बोलते हैं। और आर्क जो होता है जिस तरह से शेप उसका होता है उस तरह से ये
आपको देखने में लगेगा और लगेगा कि जैसे ऐसे आर्टिफिशियल बिल्ड किया हुआ है, लेकिन वो नेचुरली जो है वो बनता है अपने आप। चलिए इसको देख लेते हैं। समुद्र की ओर आगे बढ़े भाग पर दोनों विपरीत दिशाओं से सागरी तरंगों द्वारा कंदराओं का निर्माण होता है। तो दोनों कंदराओं के मिलने से महराब का निर्माण होता है। अभी आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ पे वही बातें कही गई हैं जो हम अभी आपको बताए हैं। ये देखिए, ये तो है आपका केव हो गया, यानी कंदरा या गुफा आप कह सकते हैं। ऊपर की जो छतें हैं इसकी ये सेफ है, ये सेफ है। और यहाँ पे इस पूरा सागरी जल अंदर की तरफ ये चला गया है। यहाँ ये टूरिस्ट प्लेस भी अच्छा माना जाता है, यहाँ पे लोग घूमने के लिए जाते हैं, आप देख सकते हैं इसमें। तो ये सारी चीजें आपको सागर के किनारे मिलेंगी। इसके बाद है आपका मेहराब। ये देखिए, इसमें आप देख सकते हैं ऐसा लग रहा है ये बनाया हुआ है, लेकिन ये बनाया नहीं गया है। पहले ये केव रहा होगा, यानी कंदरा रहा होगा, गुफा रहा होगा, लेकिन कटाव करते करते इधर से भी कटा हुआ और इधर से भी हुआ। तो उसके बाद जो है बीच में इस होल जैसा हो गया, दरवाजे जैसा ये बन गया, और जो जल है आर पार आने जाने लगा, इस पार से उस पार, इस पार से इस पार। उसके बाद इस तरह से इसकी आकृति बन गई। इसको आर्क बोलते हैं या आप मेहराब बोल सकते हैं इसको। ये ऊपर वाला जो इसका हिस्सा है, ठीक है। तो ये हो गया। अगला लैंडफॉर्म देखते हैं कौन सा है, स्टैक है। तो जो आप जब आपका आर्क जो होता है, यानी जो आपका मेहराब होता है, जब उसकी छतें टूट जाती है तो वो एक स्तंभ की तरह, एक एक पिलर की तरह वो खड़ा रहता है। तो उसको स्टैक बोलते हैं। बाकी कुछ नहीं है, क्रम से आप चलेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। जब मेहराब का ऊपरी हिस्सा टूट जाता है, जब छत उसका टूट जाता है, तो जो चट्टान पिलर की तरह सागर के मध्य में खड़ी रहती है उसको स्टैक बोलते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं, ये तो हो गया था। चलिए ये इधर देखते हैं। हाँ, स्टैक, इसके बारे में हमको जानना था। मेहराब के ध्वस्त होने से चट्टान का अगला भाग समुद्र जल के बीच एक स्तंभ की तरह खड़ा रहता है। वही चीजें हैं जो मैंने अभी आपको बताई, वही इसमें बताया गया है। चलिए ये होता कैसा है, इस तरह से आप देख सकते हैं कि पहले ये इस तरह से रहा होगा, इस तरह छत जैसा ऊपर रहा होगा, लेकिन ये धीरे धीरे टूट के निकल गया, हट गया। तो ये देखिए स्तंभ की तरह, एक पिलर की तरह ये भाग जो है सागर में खड़ा हुआ है। तो इसको क्या बोलते हैं, स्टैक बोलते हैं। इसको स्टैक बोलते हैं। आगे देखते हैं। अगला है आपका लघु खाड़ी या कोव। इसमें होता क्या है कि जो आपके किनारे होते हैं उसमें जो तरंगे होती हैं वो कटाव करती हैं, और किनारों पे कहीं पे छोटा कहीं पे बड़ा, इस तरह से खाड़ी नुमा उसकी आकृति हो जाती है, ठीक है। तो उसको जो है लघु खाड़ी खाड़ी या छोटी खाड़ी बोलते हैं। इसको देख लेते हैं। तट के समानांतर कठोर तथा कोमल शैल परतों का विस्तार होता है। तो तरंगों द्वारा कोमल चट्टान वाले भाग का अंडाकार कटान होता है, ठीक है। और इसकी आकृति अंडे जैसी इस तरह से आपको देखने को मिलेंगे। इसको लघु खाड़ी बोलते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं किस तरह से ये दिखता है। इसमें आप देख सकते हैं, देखिए इस तरह से अंडे जैसी इसकी आकृति दिखेगी इस तरह से। इसमें भी, यहाँ भी आप देख सकते हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से आपको यहाँ पे ये देखने को मिलेगा। इस तरह से ये
बनता है, यानी एकदम सागर के किनारे ही। चलिए ये देखिए लघु खाड़ी है, छोटी खाड़ी की तरह ये आपको दिखेगा, ये पूरा हिस्सा। ये लहरों की कटाव की वजह से इस तरह से ये जो है बन गया। फिर ये धीरे धीरे झील कर, या फिर अगर यहाँ पे डिपॉजिट हो जाए जो आपके बालू रेत जो भी है, तो ये पूरा जहां से ये जल आता है ये बंद हो जाएगा। लेकिन ये आगे की चीजें हैं, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है, इसको आगे देखेंगे हम लोग। चलिए आगे देखते हैं। अगला है समुद्र तट। अब ये जो तट होते हैं इसमें भी कई तरह के आपके लैंडफॉर्म, कई तरह की आकृतियां बनती हैं, स्थलाकृतियां बनती हैं, इसको देख लेते हैं। तो इसमें है पहला समुद्र तट। समुद्री तरंगों द्वारा तट रेखा में निरंतर बदलाव होता रहता है, ठीक है। जो उसके किनारे हैं उनके शेप में उनका जो आकार होता है वो भी बदलता रहता है। क्यों बदलता है? क्योंकि जो तरंगे होती हैं और भी, या फिर जो नदियां आके इसमें मिलती हैं, या जो ग्लेशियर से वाली नदियां होती हैं, वो उनकी वजह से कुछ बदलाव होते हैं, उसको देख लेते हैं हम लोग। पहला है फियोर्ड तट। ये बहुत ही एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, फियोर्ड तट क्या होता है। तो जैसे आप ये जो ग्लेशियर है ये आगे क्या टॉपिक है, लेकिन अभी यहाँ पे आया है, क्योंकि नाम आया है तो यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं कि जो ग्लेशियर होते हैं वो भी एक नदी के सामान्य नदी की तरह जो है आगे की तरफ वो बढ़ते रहते हैं। लेकिन जैसे जल का प्रवाह इतनी तीव्र गति से होता है हमको दिखता है, वो दिखता नहीं है, लेकिन मूवमेंट जो है उसमें भी होता है, और वो घाटियां बनाते हैं। जो ग्लेशियर्स होते हैं, ग्लेशियर जो नदियां होती हैं, हिम नदियां जो होती हैं, वो जब आगे चलती हैं तो वो भी घाटी का निर्माण करती हैं। तो पहले समय में, बहुत पहले समय में जो आपकी हिम घाटियां होती थी, जब वो सागर के किनारे होती थी तो सागरी जल उसमें चला जाता था, यानी कि सागर में जब वो जलमग्न हो जाती थी वो घाटियां, तो उसको फियोर्ड तट बोलते थे, यानी फियोर्ड कोस्टल एरिया। और ये फियोर्ड तट आपको वहीं मिलेंगे जहां की ग्लेशियर्स होंगे, और ग्लेशियर्स वहीं होंगे आपके ऊपरी हिस्से में, यानी उच्च उच्च अक्षांश जो होते हैं, मैंने आपको लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड बताया था, तो जो उच्च अक्षांश वाला क्षेत्र होता है वहां पे आपको इस तरह के तट आपको देखने को मिलेंगे। उच्च अक्षांशों में जलमग्न हिमानीकृत घाटियां। नॉर्वे को फ्योर्ड तटों का देश कहा जाता है। जो नॉर्वे है वहां पे इस तरह के तट आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि वहां पे ग्लेशियर काफी बड़े क्षेत्र में पाया जाता है। वहां पे ग्लेशियर की घाटियां बहुत आपको देखने को मिलेंगी। यूरोप के काफी हिस्से में इस तरह के आपको तट देखने को मिलेंगे, क्योंकि उच्च अक्षांशों में ये यहाँ पे बात कही गई है। चलिए आगे देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, इसमें ये है फियोर्ड तट। ये बहुत पहले, सालों लाखों सालों पहले जो है ये, इसमें हिम नदी होगी, यानी कि ये जो आप जल देख रहे हैं ये जल नहीं रहा होगा, यहाँ पे सब बर्फ ही बर्फ रहा होगा, ठीक है। और मैंने पहले भी बताया कि जो ग्लेशियर्स होते हैं वो घाटी बनाते हैं, वो चलते रहते हैं आगे, और दिखते नहीं, ऐसा लगता है कि चल नहीं रहे, लेकिन उसमें मूवमेंट होता रहता है, वो आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं। तो इसकी वजह से ये घाटी बनी, और आज के समय में ये घाटी के अंदर जो है सागर का जल प्रवेश कर गया, यानी सागरी जल में ये घाटी डूब गई है, जलमग्न हो गई है, तो इसको क्या बोलते हैं? फियोर्ड तट। इस तरह से ये होता है। चलिए आगे देखते हैं। रिया तट।
इसमें भी कुछ बस वहां पे ग्लेशियर द्वारा जो घाटी बनती थी और यहाँ पे जो है जो नदियों द्वारा जो घाटियां बनती थी, अगर वो जलमग्न हो जाती थी, वो हो जाती हैं या हो जाती थी, तो उसको रिया तट बोलते थे। बस अंतर ग्लेशियर और नदी का है, पहला है। तो ये अगला हो गया आपका रिया तट। इसमें जो है यह नदियों के अपरदन द्वारा निर्मित घाटी के समुद्र द्वारा जलमग्न होने से बनता है। वही चीज जो आपके ग्लेशियर से की घाटियां जब जलमग्न हो जाती हैं, तो वो फ्योर्ड तट होता है। जब नदियों द्वारा जो घाटियां बनती है उस वो अगर सागरी जल द्वारा जलमग्न हो जाती हैं, तो वो आपका रिया तट कहलाता है। और भारत का पश्चिमी तट का जो उत्तरी हिस्सा है यानी उत्तरी भाग है, वो इस तट में आता है। यानी कि वहां पे नदियों ने घाटी का निर्माण किया था, लेकिन अब वो सागरी जल में डूब गई हैं। आगे देखते हैं। देखिए इस तरह से आपको रिया तट देखने को मिलेगा। यानी कि बहुत पहले यहाँ पे घाटियां रही होंगी, नदी के द्वारा ये बनाया गया था, लेकिन आज के समय में इसमें जो है सागरी जल प्रवाहित होने लगा, यानी कि चला गया इसमें। इस तरह से आप देख सकते हैं ये नदियों द्वारा बनाया गया है, इसके बाद सागरी जल ने इसको कैप्चर कर लिया है। ठीक है, ये चीज है। ये हो गया आपका रिया तट। आगे चलते हैं। अगला है डाल्मेशियन तट। डाल्मेशियन तट में क्या होता है, इसमें जैसे कोई आपका किनारे किनारे वाले हिस्से में कोई पहाड़ी क्षेत्र है या कोई भी जो किनारे वाला हिस्सा है, वो अगर जल में डूब जाता है तो उसका ज्यादातर हिस्सा जल में डूबा हुआ रहता है, लेकिन उसका ऊपरी हिस्सा आपको दिखता है और टापू की तरह या फिर द्वीप की तरह, एक आइलैंड की तरह वो दिखता है। उसको डाल्मेशियन तट बोलते हैं। इसको देख लेते हैं। डाल्मेशियन तट तट के समानांतर फैली पर्वतीय श्रेणियों का जलमग्न होना, निचला भाग डूब जाता है और ऊपरी भाग द्वीप की तरह दिखता है। वही चीज मैंने बताया कि जो पर्वतीय क्षेत्र है किनारे वाले हिस्से में, बीच वाले में नहीं, किनारे वाले हिस्से में जब वो डूब जाते हैं तो ज्यादातर हिस्सा तो नीचे रहता है, ऊपर वाला जो उसकी चोटियां हैं वो आपको एक द्वीप की तरह, आइलैंड की तरह आपको दिखेंगे। उसको डाल्मेशियन तट बोलते हैं। इसको देख लेते हैं किस तरह से ये होता है। ये देख सकते हैं इसमें आप, यानी कि ये पर्वतों की जो आप द्वीप की तरह देख रहे हैं, ये पर्वतों की चोटियां होंगी। और ये जो है, ये जो माउंटेन है, ये डूबे हुए हैं। ये माउंटेन का ऊपरी हिस्सा आपको ये दिख रहा है। ठीक है, ये माउंटेन का ऊपरी हिस्सा आपको ये दिख रहा है। ये डूबे हुए पर्वत हैं जिनका ऊपरी हिस्सा दिख रहा है, और ये जो है डाल्मेशियन तट इनको बोलते हैं। डाल्मेशियन तट। चलिए आगे वो देखते हैं। अगला है निर्गत समुद्री तट। इसमें क्या होता है, सागर तटवर्ती क्षेत्र में किसी स्थल खंड के ऊपर उठ जाने या समुद्री जल स्तर के नीचे गिर जाने से निर्मित होता है। यानी कि जब सागर के अंदर कोई भी स्थल खंड होता है या भूखंड होता है, अचानक वो ऊपर उठ जाए या फिर जो सागरी जल है उसका लेवल, जो उसका जो स्तर है वो नीचे चला जाए और जो भूखंड है वो ऊपर दिखने लगे, तो वो क्या कहलाता है, आपका निर्गत समुद्री तट कहलाता है। गुजरात का जो काठियावाड़ क्षेत्र है, गुजरात का जो आपका नीचे वाला जो हिस्सा है, आप देखे होंगे इस तरह से आपका इस तरह से जो बना होता है, वो वाला जो हिस्सा है वो इसी तरह से उभरा हुआ माना जाता है। यानी निर्गत जो समुद्री तट है वो आपका माना जाता है। अगला है आपका
हैफा तट। हैफा तट क्या होता है, जैसे कोई धरातली क्षेत्र है या भूखंड है, वो उसका जो स्तर है, जो लेवल है, वो निम्न है, काफी नीचे है वो, उसका लेवल जो है, तो वो उसमें जो है मतलब कि जो सागरी जल है वो जलमग्न कर लेता है, अपने आप में समाहित कर लेता है। यानी कि सागरी जल में वो जो निम्न भूमि है, जो काफी नीचे है, जिसका लेवल जब वो डूब जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, हैफा तट बोलते हैं। ये इस तरह के आपके जो तट हैं या फिर आप लैंडफॉर्म बोल सकते हैं, तो ये जो है आपको बाल्टिक सागर यानी जो यूरोपीय क्षेत्र है वहां पे आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि वहां के जो धरातल के जो भूखंड थे वो निम्न थे और फिर सागरी जल ने उनको कैप्चर कर लिया, उसमें वो डूब गई। इसको देख लेते हैं, हैफा तट या निमग्न निम्न भूमि तट। सागरी तटीय भाग में किसी निम्न भूमि का डूब जाना। ठीक है, निम्न भूमि से मतलब यही है कि उसका जो लेवल है वो नीचे होता है अन्य धरातल से की तुलना में। इसमें जो यूरोप का बाल्टिक सागर है, बाल्टिक सागर के जो किनारे वाले क्षेत्र हैं वो यानी जो तट है वो डूबा हुआ है। तो उसका एक एग्जाम्पल ये हो गया बाल्टिक सागर का क्षेत्र। चलिए आगे देख लेते हैं। ये आप देख सकते हैं बाल्टिक सागर वाला क्षेत्र है। ये देखिए जल इसमें अंदर की तरफ आया है और जो किनारे के क्षेत्र हैं ये डूबे हुए हैं आपके। बाल्टिक कंट्री या फिर इसके आसपास के जो देश हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, लेकिन जो वर्ल्ड जियोग्राफी है उसमें एक एक करके सबके बारे में जानेंगे। लेकिन यहाँ पे एज एग्जाम्पल आया है तो आप लोग इसको देख लीजिए, जानते रहिए। ये है आपका बाल्टिक सी है, सागर है पूरा, और इसके किनारे वाला जो क्षेत्र है वो डूबा हुआ है। ये जो भी आप लिखा हुआ देख रहे हैं इसको हम लोग वर्ल्ड जियोग्राफी जब डिस्कशन करेंगे तो उसमें जानेंगे। ये पूरा आपका बाल्टिक सागर है और बाल्टिक कंट्री कौन से होते हैं, सारी चीजें हम लोग वर्ल्ड जियोग्राफी में जानेंगे। यहाँ के लिए पहले फिलहाल इतना आप लोग देख लीजिए। आगे चलते हैं। तो ये हो गया आपका जो इरोजनल लैंडफॉर्म होते हैं, जो वेव्स होती हैं, जो तरंगे होती हैं, उनके द्वारा जो इरोजनल लैंडफॉर्म बनते हैं उसके बारे में हम लोगों ने जाना। अब जो तरंगे होती हैं जो चट्टानों का या जो मिट्टियों का कटाव करती हैं किनारे से, तो उसको जगह जगह पे डिपॉजिट करती हैं, तो उससे जो आपके लैंडफॉर्म बनते हैं, जो स्थलाकृतियां बनती हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। पहला है पुलिन या बीच जो होता है। तो सागर आपने देखा होगा कि ज्यादातर जो सागरी तट होते हैं वहां पे काफी क्षेत्र ऐसे मैदान की तरह होता है, वहां पे आपको बालू रेत ये सब ज्यादा मिलेंगे। तो जो वेव्स होती हैं, जो तरंगे होती हैं सागरी, वो जो है अपने साथ जो कटाव करती हैं और फिर सागर के अंदर से जो बालू के कण होते हैं या फिर मिट्टी के जो भी कण होते हैं वो किनारे पे ले आके उसको डिपॉजिट करती हैं, मलबा का निक्षेप कर देती हैं, उसकी वजह से बीज बनते हैं जिनको पुलिन बोलते हैं। तो सागरी तट के सहारे मलबा का निक्षेप होता है, उसकी वजह से पुलिन या बीज बनते हैं। जानते होंगे आप लोगों ने देखा होगा इस तरह से आपका ये पूरा क्षेत्र, यहाँ पे आपको बालू बालू मिलेगा, बालू और रेत वाला क्षेत्र होता है। और ये जहाँ पे आपको बालू और रेत मिट्टियों में ज्यादा पाया जाता है, वहां पे आपके नारियल वगैरह के इन सब के जो पेड़ होते हैं वो काफी अच्छे तरीके से डेवलप होते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है रोधिका एवं रोध, बार एंड बैरियर्स। रोधिका एवं रोध, तो जो
तरंगे होती हैं, मान लीजिए उथला सागर है, सागरी किनारा है। उथला सागर मतलब कि वहां पे जो सागर का जो तल है, जो धरातली सागर के अंदर का धरातली तल है, वो उथला हुआ होता है, ऊपर उठा हुआ होता है अन्य सागरी तल की तुलना में। तो वहां पे जब बालू, मिट्टी या फिर जो भी रेत का जो निक्षेप होता है, उसकी वजह से ऐसे बांध की तरह, बॉर्डर की तरह वो बन जाते हैं। तो कुछ जो होते हैं वो तो आगे चल के वो डूब जाते हैं, या फिर अगर नहीं डूबते हैं तो जब ज्वार आते हैं, ज्वार के समय वो डूब जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि काफी बड़े क्षेत्र में एक द्वीप की तरह दिखने लगते हैं, द्वीप की तरह हो जाते हैं, वो डूबते नहीं। वहां पे मानव का बसाव भी शुरू हो जाता है, तो वो डूबते नहीं। तो जो रोधिका होती है वो एक बांध की तरह होती है, वो ज्वार के समय डूब भी सकती है, लेकिन जो रोध होता है यानी बैरियर्स होता है वो डूबता नहीं है, उसपे मानव का निवास भी पाया जाता है। चलिए इसको देख लेते हैं। बार एंड बैरियर्स, तरंगों के निक्षेप से निर्मित कटक या बांध। अभी मैंने बताया जो बांध या कटक बन जाता है वही होता है रोधिका या बार या बैरियर। इसमें जो रोधिका है, रोधिका जल के नीचे होती है या ज्वार के समय डूब जाती है। ठीक है, जब ज्वार आता है तो जल का जो तल है, जो लेवल है, वो ऊपर हो जाता है काफी। तो जो चीजें हैं जो डूबी हुई नहीं होती हैं वो डूब जाती है। इसके बाद जो रोध होता है हमेशा ऊंचे ही रहते हैं, ये डूबते नहीं है। ठीक है, इसमें यहाँ पे बसाव भी पाया जाता है, बड़े आइलैंड की तरह ये दिखते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं किस तरह से ये दिखते हैं। ये देखिए, ये है बार, दोनों तरफ आपको सागर दिखेंगे, यानी कि जब ज्वार आएगा तो ये पूरा क्षेत्र डूब जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका रोधिका जिसको बोलते हैं बार। बैरियर जो होता है उसको आपको दिखा देते हैं। एक आइलैंड की तरह दिखेगा, इस पे आपको सड़कें दिखेंगी, बिल्डिंग्स दिखेंगे, लोग यहाँ रहने लगते हैं। ये डूबता नहीं है, लेकिन हाँ अगर सागरी तट पे है, किनारे पे है, तो जब सुनामी वगैरह आते हैं तब इनके डूबने का खतरा ज्यादा रहता है। ये आप देख सकते हैं, एक आइलैंड की तरह आपको ये दिख रहा होगा। ठीक है, और ये जो बीच में गया हुआ नदी की तरह आप देख रहे हैं, ये सागरी जल ही है। तो ये हो गया आपका बैरियर। आगे देखते हैं स्पिट। स्पिट, इसमें क्या होता है कि जब मलबा का निक्षेप होता है तो सागर की तरफ ये ऐसे निकला हुआ होता है। मान लीजिए ये सागर है और ये वाला क्षेत्र है आपका सागरी क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ ये इस तरह से निकला हुआ आपको दिखेगा, इसको बोलते हैं स्पिट। और ये मलबा का यानी कि जो रेत, मिट्टी, बालू जो भी है, सागरों द्वारा इसका, सागरी तरंगों द्वारा इसका यहाँ पे निक्षेप किया गया है, इसको यहाँ पे डिपॉजिट किया गया है, इस वजह से ये इस तरह से दिखता है और इसको बोलते हैं स्पिट। सागरी मलबा का निक्षेप इस तरह से हो कि वह रोधिका के रूप में जल की ओर निकला होता है काफी लंबे क्षेत्र में। ठीक है, इसको स्पिट बोलते हैं। देख लेते हैं इसको, ये कैसा होता है। इस तरह से आप देख सकते हैं, दोनों तरफ आपको सागरी जल दिखेंगे और बीच में सड़क जैसा आपको दिखेगा। ये आइलैंड नहीं है, ये आइलैंड नहीं है, ये मलबा का निक्षेप किया गया है, बालू और रेत को डिपॉजिट किया गया है लहरों के द्वारा, जहाँ पे उथले सागरी तल होते हैं वहां पे, तो इसको बोलते हैं स्पिट। ये आप पूरा देख सकते हैं। जब आप रामेश्वरम में जाएंगे या कोई भी गया होगा, देखा होगा,
तो वहां पे आपको इस तरह से दिखेगा, यानी कि सागर में जब आप जाएंगे तो इस तरह से आपको आगे की तरफ थोड़ा निकला हुआ बालू जैसा जो स्थान दिखेगा, बालू ही बालू दिखेगा। वो आइलैंड नहीं है, वो इसी तरह है, लहरों द्वारा जो है मलबा का निक्षेप किया गया है, बालू रेत कण जो भी हैं उनको डिपॉजिट किया गया है और वो आगे की तरफ ही बढ़ते जा रहे हैं स्पीड की तरह। ठीक है, तो ये हो गया स्पीड। आगे देखते हैं, आगे है हुक। ठीक है, स्पीड की जब आकृति हुक जैसी हो जाती है, हुक आप देख सकते हैं, मतलब इस तरह से हो जाए तो इसको बोलते हैं, जैसे ये स्पीड है इस तरह से ये निकला है, जब ये इस तरह से मुड़ जाए तो इसको बोलते हैं हुक। और जब यही जो है, जैसे यहाँ पे कोई आइलैंड है और इस तरह से ये हो जाए, इस तरह से हो जाए तो इसको लूप बोलते हैं, यानी एक ही आइलैंड को दो तरफ से ये जोड़ता है यानी कनेक्ट करता है, तो इसको लूप बोलते हैं। और जब इसकी आकृति स्पीड की इस तरह से हो जाए, हुक जैसी हो जाए, तो इसको हुक बोलते हैं। और जब इसमें कई बन जाए, जैसे एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है, इस तरह से कई बन जाए तो इसको जो है कंपाउंड हुक बोलते हैं, मिश्रित। चलिए देख लेते हैं इसको। हुक, स्पीड जो तटों की ओर झुका हो। ठीक है, अभी मैंने बताया कि जो तट की ओर इस तरह से झुका हुआ हो वो क्या कहलाता है, हुक कहलाता है। और हुक की छल्ले के समान आकृति लूप कहलाती है। जैसा कि कोई आइलैंड है इस तरह से जो छल्ला के तरह आपको दिखेगा, ये आपका लूप कहलाता है। ये सागर के बीच में बनते हैं जो लूप होते हैं, किनारे पे ये बहुत कम देखे जाते हैं। ये आप देख सकते हैं इसमें, ये देखिए, ये तो हो गया आपका स्पीड। और जब ये इस तरफ मुड़ गया तो ये हुक जैसा हो गया। ठीक है, और यहाँ पे कई आपको देखने को मिल जाएंगे, तो ये कंपाउंड हुक हो गया। ठीक है, इस तरह से ये सागरी किनारा है, ये स्थल खंड है, और ये सारे चीजें जो आप देख रहे हैं इस तरह से बना हुआ, ये डिपॉजिट है, उसके वेव्स के द्वारा इनका निक्षेप यहाँ पे किया गया है। ये सारी चीजें उसी के द्वारा बनती हैं। चलिए आगे देखते हैं, लूप देख लेते हैं। इस तरह से आपको लूप दिखेगा, जैसे कोई द्वीप है, ये द्वीप है, जैसा कि इसका सिंबल आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे भी ये द्वीप है और ये डिपॉजिट किया गया है, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है ये। इस तरह से ये लूप या छल्ले के जैसा आपको दिखेगा, यहाँ पे भी देख सकते हैं इसको, यहाँ पे भी। और ये तो हुक है स्पीड का मुड़ा हुआ भाग किनारे की तरफ, तो ये हो गया। चलिए अब इसको इमेज में देख लेते हैं किस तरह से ये होता है। ये देखिए, ये है आपका, देख सकते हैं आप इसे, ये यहाँ तक तो ये स्पीड कहलाएगा यहाँ तक, लेकिन अब यहाँ से ये मुड़ गया है तो ये हुक जैसा होगा। जब अगर ये यहाँ से भी मुड़ जाए, यहाँ से भी मुड़ जाए, यहाँ से भी, तो ये कंपाउंड हुक कहलाएगा। ठीक है, इस तरह से ये बनते हैं। अगला वही चीज है, ये हुक जैसा ही है, ये इस तरह से ये निकला हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है संयोजक रोधिका या कनेक्टिंग बार। जैसे कि कोई आइलैंड है, कोई द्वीप है, और उस द्वीप को सागरी किनारे से जो आपके जो तट हैं या जो कटक हैं या जो बांध है, जो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म है, वो अगर जोड़ता है तो उसी को कनेक्टिंग बार बोलते हैं। कोई रोधिका है या फिर बैरियर्स है जो भी एक द्वीप को
दूसरे किनारे से या एक द्वीप को दूसरे द्वीप से जोड़ता है उसको क्या बोलते हैं, कनेक्टिंग बार बोलते हैं, संयोजक रोधिका बोलते हैं। और उसी को टोम्बोलो भी नाम दिया गया है, उसी को टोम्बोलो भी कहा जाता है। चलिए इसको देख लेते हैं। संयोजक रोधिका कनेक्टिंग बार दो शीर्ष स्थलों या किसी द्वीप को तटों से जोड़ने वाली रोधिका, वो तो आपको मैंने बताया कि वो कनेक्टिंग बार हो गया, मतलब दो शीर्ष स्थलों को वो जोड़ता है। तट से किसी द्वीप या शीर्ष स्थल से किसी द्वीप को मिलाने वाली रोधिका को टोम्बोलो कहते हैं, मैंने पहले भी बताया। अगला है तट तथा रोधिका के बीच सागरी जल जब बंद हो जाता है तो उसे लैगून कहते हैं, लैगून झील कहते हैं। इस तरह की झीलें आपकी चिल्का झील और वेम्बनाड झील जो केरल में है, और चिल्का झील आपकी ओडिशा में है। ये जो है लैगून झील का एग्जाम्पल, मतलब लैगून झील का एग्जाम्पल आप लोग मान सकते हैं। लैगून झील ही है ये, मतलब सागर के किनारे जो आपके बार होते हैं या फिर जो बैरियर्स होते हैं वो बीच में इस तरह जम जाते हैं या पड़ जाते हैं, इनका निक्षेप हो जाता है, तो जो सागरी जल वो लॉक हो जाता है, तो बीच में जो हिस्सा होता है वो आपका झील की तरह दिखता है, उसको लैगून झील बोलते हैं। और कनेक्टिंग बार मैंने आपको बताया ही कि वो दो शीर्ष स्थलों को जोड़ता है, उसे संयोजक रोधिका भी बोलते हैं और टोम्बोलो भी बोलते हैं। चलिए देख लेते हैं इसको। ये देखिए, इसमें आपको दिखेगा टोम्बोलो, जैसे ये कोई द्वीप है, आप देख सकते हैं इसमें, और इसको ये जो डिपॉजिट किया गया है मलबा जो है या फिर रेत बालू मिट्टी जो भी है सागरों द्वारा, ये इसको सागरी तट से जोड़ रहा है। यानी कि यहाँ पे आप सड़कें बनाई जा सकती हैं, यहाँ से कोई यहाँ पर इस द्वीप पर आ सकता है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, इसी को कनेक्टिंग बार या संयोजक रोधिका या फिर टोम्बोलो बोलते हैं। इस तरह से ये होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। ये कनेक्टिंग बार है, मतलब काफी छोटे क्षेत्र में है, दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ये इस क्षेत्र को, इस किनारे को इस किनारे से जोड़ता है, इस द्वीप से इस द्वीप को इस द्वीप से। आप देख सकते हैं इसमें ये है कनेक्टिंग बार, या इसको आप टोम्बोलो भी बोल सकते हैं। अगला है, वही क्षेत्र है, वही चीजें हैं, थोड़ा सा इसमें बड़े रूप में बताया गया है आपको। ये टापू जैसा है, ये इसको द्वीप नहीं बोलेंगे, आइलैंड नहीं बोलेंगे, टापू ही इसको आप बोल सकते हैं। तो ये जो है, ये आप देख सकते हैं, ये जो टोम्बोला या संयोजक रोधिका या कनेक्टिंग बार है, बार और बैरियर जैसे बीच में बांध जैसा बन जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, रोधिका या रोध या बार या बैरियर्स बोलते हैं। तो ये जो आइलैंड है और इस टापू से इसको जोड़ रहा है, तो ये हो गया आपका टोम्बोलो या कनेक्टिंग बार। और अगर जैसा कि आगे भी आप देख रहे हैं, एक द्वीप देख रहे हैं यहाँ पे, अगर यहाँ से यहाँ पर अगर ये जो है डिपॉजिट हो गया, कोई बैरियर्स बन गए या कोई बांध या कोई कनेक्टिंग बार बन गया, तो इसको भी जोड़ देगा। तो आने वाले समय में हो सकता है कि यहाँ पे अगर उथला क्षेत्र है तो वो जो है उसको जोड़ सकता है। तो ये हो गया आपका कनेक्टिंग बार और टोम्बोलो। इसके बाद है लैगून। इस तरह से, जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि जो सागरी जल है वो किनारे में या फिर जो काफी बड़े क्षेत्र में जो निकला हुआ किनारे की तरफ भाग होता है, उसमें जब सागरी जल चला जाता है और फिर बीच में बांध जैसा बन जाता है,
मलबा का निक्षेप हो जाता है तो सागरी जल उसमें लॉक हो जाता है, फिर वो जो झील बनता है उसको लैगून झील बोलते हैं और ये सागर के किनारे ही बनते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ से ये सागरी जल इसमें आता है, ये झील जैसा है और आने वाले समय में हो सकता है ये पूरा क्षेत्र लॉक हो जाए। ठीक है, फिर इसमें सागरी जल नहीं आएगा, इसमें जो है जो जल है यही यही अपना इसमें रहेगा, इसी को लैगून झील बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको बताई जो सागरी तरंगे क्या होती हैं, जो जल क्या होते हैं, श्वास क्या होता है, ब्रेकर क्या होता है, जो प्रतोड़न रेखा होती है उसको मैंने बताया, और जो सागरी जल द्वारा जो आपके इरोजनल लैंडफॉर्म बनते हैं, जो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बनते हैं उनके बारे में हमने बताया। और मेरी कोशिश थी कि आपको इमेज, डायग्राम और फिगर के साथ आपको बताएं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में एक नए विषय के साथ मिलेंगे। थैंक यू।